नीरज मिश्रा जी, ये जो संगीत रागी कह रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार इस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं कि या तो वो जनता को भड़काना चाहते हैं या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में विद्वेष भरना चाहते हैं मौजूदा सरकार के खिलाफ। तो ऐसा करके संगीत रागी का इशारा ये है कि वो यहां पर भी इस तरीके की हिंसा को बढ़ावा देने के शायद पक्षधर होते जा रहे हैं, ऐसा उनकी आशंका है। वरना वो ये आरोप नहीं लगाते कि आप जनता में विद्रोह की भावना भर रहे हैं या कार्यकर्ताओं में गुस्सा भर रहे हैं। क्या ये सच है? अनुराग जी, देखिए ना, संगीत रागी ये बात इसलिए कह सकते हैं क्योंकि भारत के इतिहास में राहुल गांधी ऐसा 2 बार हुआ है देश में कि नेताओं ने करना चाहते हैं। देखिए, वो साफ कह रहे हैं राहुल गांधी देश में इस तरह की अराजकता फैलाना चाहते हैं। देखिए ना अनुराग जी, मैं यही बात कह रहा था कि संगीत रागी ये बात बहुत अच्छे से आपको इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि भारत के इतिहास में ऐसा 2 बार हुआ है। एक बार जेपी के आंदोलन में और एक आज से 10-11 साल पहले दिल्ली की सड़कों पर आपने देखा था। और उस दोनों के बैकग्राउंड में वो संघ परिवार था जहां से ये आते हैं। और उन मंचों से खुले तौर पर ये कहा जाता था कि देश की जो सरकारें हैं, देश के अंदर जो व्यवस्था करने वाली जितनी एजेंसीज हैं, उनके खिलाफ आप सड़क पर आ जाइए और विद्रोह करिए। तो संगीत रागी तो इस बात को समझते होंगे। राहुल गांधी तो पूरी दुनिया में घूमकर जो संदेश देते हैं वो तो ये संदेश है कि हमारे देश का संविधान और हमारे देश का जो लोकतंत्र है उससे मजबूत तो पूरी दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि 2014 से लेकर आज 2025 तक मैं आपको वाकया गिनवाना शुरू करता हूं कि किस तरीके से भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या करने की बार बार कोशिश की। वो चाहे एजेंसियों के दुरुपयोग से हो, चाहे आप जैसे ईमानदार पत्रकारों के साथ जो किया हो उस तरीके से हो, और देश के अंदर जो सबसे बड़ा आंदोलन अभी चल रहा है कि वोट चोरी के साथ देश में एक सरकार काबिज है, तो ये तो सब लोकतंत्र। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है नीरज मिश्रा जी, इस आंदोलन में विपक्षी पार्टियों के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा। मतलब इस आंदोलन में मैं देखना चाह रहा हूं कि जनता कहां है सड़कों पर वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के, तो वो मुझे नजर नहीं आ रही जनता नहीं। आप देशव्यापी आंदोलन इसे बता रहे हैं तो मैं भी देखना चाहता हूं देशव्यापी आंदोलन कहां है और कैसे है, ये कैसे परिभाषित कर रहे हैं आप इसे? अनुराग जी, मुझे लगता था कि कैमरे का लेंस जो है ना वो नारंगी नहीं होता है। हाँ, नहीं होता भी नहीं, सही लगता कि वो मुझे लगा कि नारंगी हो गया क्योंकि वो जो 89 लाख कंप्लेंट्स अभी बिहार की चुनाव के अंदर एसआईआर के लिए बिहार की जनता ने दी है, वो 89 लाख कंप्लेंट्स तो आपको नहीं दिखी। और यही अब जब बंगाल से आवाज उठ रही है कि यहाँ पर जब ये एसआईआर की कार्रवाई अगर इस तरीके से करेंगे तो उसको रोका जाएगा, यही आवाज तमिलनाडु से आ रही है। और देश की जनता बार बार ये सवाल पूछ रही है कि कैसे एक लोकसभा के अंदर ये लगातार जो वोट बढ़ने की प्रक्रिया है वो कैसे हो जाती है। चलिए, वोट चोरी के मसले पर डिबेट नहीं है और इस पर हम कई बार डिबेट कर भी चुके हैं। मैं इस मुद्दे से भाग नहीं रहा, लेकिन डिबेट आज किसी दूसरे मुद्दे पर है। अनुराग भदौरिया का मैं रुख करूं इससे पहले एक छोटा सा कमेंट। राम कृपाल जी अब 2 बार हंस चुके हैं नीरज मिश्रा जी की बात सुनकर के, वजह मैं केवल ये कह रहा हूं कि नीरज जी ने अभी जो बात कही कि 2 बार इस तरह का हो चुका है, एक बार वो जेपी मूवमेंट की बात कर रहे थे, तो मैं उनसे विनम्रता से कहना चाहता हूँ जेपी मूवमेंट जो था वो कांग्रेस की तानाशाही के खिलाफ ही हुआ था। एक बात तो आप ध्यान रख लीजिए। और जेपी मूवमेंट कहीं से भी उसकी वो हिंसक नहीं था। जेपी मूवमेंट के समय हम भी थे उसमें और मैंने देखा हुआ है। बाद में यहाँ इवन की इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी भी लगा दी, जेपी मूवमेंट का अगर आप नारा सुनते, आओ युवक श्रमिक नागरिकों इनकलाब का नारा दो, गुरजन शिक्षक बुद्धिजीवियों अनुभव भरा सहारा दो, फिर देखें हम सत्ता कितनी बर्बर है बौराई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। देखिए, उसकी तुलना आप नेपाल और फ्रांस के इस तरह के करते हैं। और अभी आपने कहा कि 11 साल पहले या कौन शायद शाहीन बाग को आप कह रहे थे या जो भी है, वो भी देखिए, वो भी आप देखिए कि सत्ता में किस कदर वो अपने आप फुस हुआ, क्योंकि उसका कोई आधार नहीं था। न तो कहीं दमन किया सरकार ने, न कुछ, वो उसका बिना आधार के था वो। और एक मैं बात फिर इसको दोहराना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ी पूंजी थी कांग्रेस की और सीपीएम की, मार्क्सवाद की, वो थी कि ये जो सॉफ्ट सोशलिज्म मोदी ने बिना कोई नाम लिए, जिसकी घोषणा इंदिरा गांधी ने कही थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया था कि गरीब का खाता खुले, वो खाता मोदी ने आके खोला। तो जो डिसकंटेंट
कहीं से भी थोड़ा बहुत था भी। मासेस के लिए मोदी ने, और जो 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मासेस के डिस्कंटेंट को कम किया है, बहुत हद तक उसको कम किया है। ठीक है, ठीक है रामकृपाल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। नीरज मिश्रा जी, आप पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, आजकल एआई का जमाना है, पता नहीं मोबाइल पर क्या क्या आ रहा है। अगर कोई जी की रिपोर्ट हो तो दिखाइएगा मुझे, वरना इसके अलावा मैं किसी पे यकीन नहीं कर पाऊंगा। आजकल बड़ी फैब्रिकेटेड खबरें भी चल रही हैं। मैं आपके पास लौटूंगा सर, नीरज जी मैं आपके पास लौटूंगा। मैं अनुराग भदौरिया का रुख करूं, देखिए डिबेट से डिरेल हो जाएंगे हम, फिर इसी मुद्दे पर चले जाएंगे ना। मैं हमारे डिबेट का टॉपिक आज कुछ और है। अनुराग भदौरिया जी, जब भी ये पड़ोसी देशों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इस तरीके का आपदा आई है, तो हमारे देश में विपक्ष को उसमें अवसर क्यों नजर आ रहा है? हमेशा जब बांग्लादेश में हुआ तब भी विपक्ष ने इस तरीके के एक्सपर्ट पोस्ट लिखे कि भाई बांग्लादेश के रास्ते पर जा रहा है हमारा देश। अब नेपाल में जब ये सब हिंसा हो रही है तब भी विपक्ष के कुछ नेता लिख रहे हैं कि किसी भी देश में ये हो सकता है। संजय राउत और एसपी, देखिए मैं आपका जवाब दे रहा हूं, उसके पहले मैं बता दूं कि रामकृपाल जी के लिए तो देश के अंदर अब गरीबी बची नहीं। इनकी गरीबी जरूर दूर हो गई है, बीजेपी की गुणगान करते करते इनको अपना काम ज़्यादा से ज़्यादा मिलता जा रहा है, तो इनको लग रहा है पूरे देश में अब गरीब कोई बचा नहीं है। 1971 में, रुकिए सुनिए, 1971 में तो गरीबी की बात, ये कांग्रेस की विपक्ष की बात करेंगे, लेकिन सत्ता के खिलाफ बोलने की ना इनकी हिम्मत है, बताइए, और ना ही ये हिम्मत जो रामकृपाल जी को फिर आप समझे नहीं है। रामकृपाल जी लगातार मेरी डिबेट में रेगुलर रहते हैं और बेबाक बोलने के चलते मैं आपको बता रहा हूँ, रामकृपाल जी को पर आप संदेह नहीं कर सकते। मैं तो किसी के, अरे सुन तो लीजिए मेरी बात, अरे सुनिए, अब मैं बोल रहा हूँ, आप बोलने लगे, अब आप सर्टिफिकेट मत दीजिए। नहीं, मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ सर, आप एक वरिष्ठ पत्रकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, बोलने दीजिए ना। तो एक छोटा पत्रकार होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं आपको याद दिला दूं। अब आप अरे मैं यहाँ पत्रकार की बात नहीं हो रही, आप मुझे बोलने दीजिए, मुझे अपनी बात कहनी ना। यहाँ छोटा है ना कोई बड़ा है, यहाँ पे हम सब हिंदुस्तानी अपनी बात कह रहे हो, कहने दीजिए, कम से कम इतना तो सम्मान कीजिए। सवाल है कि रामकृपाल जी को अपनी बात कहनी है, गुणगान करना, सरकार का गुणगान करें, उनको जो फायदा मिलता है लेना है लें, लेकिन कम से कम जब सत्ता के खिलाफ बात करनी हो तो हिम्मत जुटाएं सत्ता के खिलाफ बात करने के लिए। एक बात, दूसरी बात, संगीत रागी जी का देखिए, आप कमाल की बात आप कर रहे हैं, नेपाल पे वो आ गए हिंदू मुस्लिम पे। मतलब ये जो लोग हैं जो समाज के अंदर में नफरत की राजनीति बोलते हैं, इनको तो सबसे पहले निकाल देना चाहिए और इनको डिबेट से भी हटा देना चाहिए। ऐसे लोगों को मीडिया में बुलाना नहीं चाहिए जो हिंदू मुस्लिम के अलावा दूसरी बात नहीं करते। आप बात कर रहे हैं कि कैसे देश में, किसी देश में हिंसा हो रही है, वो हमारे देश में हिंसा की, भाई हिंदू मुस्लिम की बात करने लगे। भाई अरे भाई, हिंदुस्तान तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगले पिछड़े सबसे मिलकर बना है, तभी तो हमारा देश लोकतंत्र इतना मजबूत है, तभी तो हमारे देश का पूरे विश्व में नाम है, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न वेशभूषाओं के लोग रहते हैं, उसके बाद भी हमारा इतना मजबूत लोकतंत्र है। अब सवाल यह है कि हम किसी हिंसा की वकालत नहीं करते, हिंसा के खिलाफ है। हिंसा सिर्फ जान माल का ही नुकसान नहीं करती, हिंसा समाज का सौहार्द का वातावरण खराब करती है, कानून व्यवस्था खराब करती है और लोकतंत्र की नींव कमजोर करती है। जो नेपाल में देखने को मिल रहा है, वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि असामान्यता बार बार झेल रहे थे वहां के लोग। वहां की यूथ ने क्या कहा? वहां की यूथ यही कह रहा है ना कि नेता के बच्चे बड़े बड़े और बड़े बड़े विदेशों में जाके रह रहे हैं, विदेशों में आराम से 5 स्टार होटल वगैरह वगैरह। तो यही तो है, वहां पे असमानता ज्यादा देखने को मिली। पता है 21% बेरोजगारी, 20% वहां पे आप देखिए किस तरह की महंगाई है। तो जब इस तरह की बेरोजगारी होगी वहां पे, 20% और 21% की गरीबी होगी, तो जाहिर सी बात है असमानता होगी, तो यूथ ने वहां आवाज उठाई। लेकिन मैं इसके फिर बोलता हूं, मैं हिंसा के खिलाफ है, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कही जा सकती है। हिंदुस्तान अलग देश है, हिंदुस्तान में हर बात लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग कहते हैं। हम सरकार के विरोध में रहते हैं, सरकार से विरोध करते हैं, सरकार अपनी ताकत का दुरुपयोग भी करती है विपक्ष के साथ, वो अपनी सरकारी एजेंसियों का भी दुरुपयोग करती है, उसके बाद भी विपक्ष को जेल में डालती है। फिर भी हम लोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि हम हिंदुस्तान के संविधान और हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान को कानून को मानने वाले लोग हैं, फिर भी हम सरकार का विरोध करते हैं। लेकिन हम रामकृपाल जैसे लोग या यहाँ पे रागी जैसे लोग सरकार का राग गाने के लिए नहीं आते। आप भी सम्मान रखिए, फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा। तो लीजिए मेरी बात। अब नहीं, रामकृपाल जैसी लोग तो ऐसी बातें कर रहे हैं ना, वो कह रहे गरीबी 1971 में गरीबी का नारा दिया था। अरे सर 2025 चल रहा है, 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 30 साल का, अगर हम 30 साल ले लें तो लास्ट 30 सालों में 18-19 साल से बीजेपी की सरकार है, 11 साल खाली कांग्रेस विपक्ष की सरकार रही है। तो 19 साल में आपने गरीबी क्यों नहीं दूर की जो नारा दे रहे थे?